चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज अनदर लेक्चर ऑफ ग्रामर। गुज़िश्ता क्लासेस के अंदर आप जानते हैं आपको इंट्रोडक्शन दिया गया, फिर उसके बाद तकरीबन 2 क्लासेस इंट्रोडक्शन की चली, फिर एक क्लास में हमने प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल किया। जो 23 दिसंबर की क्लास थी उसमें हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट डिस्कस किया, और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस डिस्कस कर रहे हैं, और कोशिश करेंगे आपको कि बेहतर से बेहतर समझाया जाए, इसकी लॉजिक्स बताई जाए। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो तालिब इल्मों को, स्टूडेंट्स को एक गलत फहमी है, मिसकंसेप्शन है। बहुत सारे तालिब इल्म ऐसे हैं जो कंटिन्यूअस की स्पेलिंग गलत लिखते हैं। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कंटिन्यूअस की स्पेलिंग क्या होती है। CONTINUOUS, ये एक एक्चुअल और सही स्पेलिंग है, क्योंकि बहुत सारे तालिब इल्म जो है वो क्या लिख रहे होते हैं, CONTINOUS, कोई लिख रहा होता है NIOUS। ठीक है ना। तो लॉजिक समझाने की ये है कि असल जो एक्चुअल स्पेलिंग है वो है CONTINUOUS, कंटिन्यूअस, ये एक राइट स्पेलिंग है। अच्छा, अब हम आपको समझाते हैं कि भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस का बेसिक यूज कहां पर होता है। नॉर्मली बहुत सारे तालिब इल्मों को एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है जो तकरीबन ज्यादातर को पता होता है, जो कि गलत है। सही है ना। जो कि मैं शायद उसमें बिलीव नहीं करता, हालांकि पढ़ा मैंने भी वैसे ही है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट गलत है। 100% गलत नहीं है, लेकिन उसके ऊपर हम बेस नहीं कर सकते। और वो कॉन्सेप्ट क्या है, बच्चों को अभी तक स्टिल, मतलब इतने 21st सेंचुरी में आकर भी हम जब ग्रामर को डिस्कस कर रहे होते हैं, सही है ना, या कंटिन्यूअस हम पढ़ रहे होते हैं, तो अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बच्चों को इस लेवल पे लगाते हैं कि वो आखिर में रहा है आएगा, रही है आएगा और रहे आएगा, इन चीजों पे अभी भी लगाया जाता है, जो सरासर गलत है। गलत किस सेंस में है कि भाई देखिए ना, इंग्लिश को इंग्लिश के तरीके से पढ़ा जाए ना, क्या अंग्रेजों के यहाँ रहा रही होते हैं? तो जब ये चीजें उनके यहाँ नहीं होती तो फिर हम इससे क्यों लॉजिक बना रहे हैं? ठीक है ना। हाँ, ये ठीक है कि हम बिगिनिंग लेवल पर जो है ना बच्चों को समझाने के लिए, सिखाने के लिए, सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये पहचान बता देते हैं, लेकिन ये पहचान 100% जो है ना वो यूजफुल नहीं है। बल्कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर बिना रहा रही के भी क्या होते हैं, कंटिन्यूअस टेंसेस बनाए जा रहे होते हैं, तो हम आपको बना के दिखाएंगे आज। तो फिलहाल हम आपसे इसकी लॉजिक डिस्कस करते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस यूज कहां पर होते हैं। तो देखें, सबसे पहले तो हम आपको कंटिन्यूअस कॉन्सेप्ट देते हैं। हमारे कंटिन्यूअस कॉन्सेप्ट क्या है, ये डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं, पहले वाली जो मैंने अंडरलाइन की है यहाँ पे, कि when we are in the middle of any action, जब भी हम किसी एक्शन के मिड में हो। अब इसका मतलब हम आपको यहां समझा देते हैं। देखें, सपोज करें ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, इसका ये जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से ये लाइन स्टार्ट हो रही है, और ये जो है इसका ये एंडिंग पॉइंट है, इख्तितामी पॉइंट है। अब सपोज कर लेते हैं कुछ तालिब इल्म जो है हमारे वो थोड़े मिड पॉइंट के हवाले से भी थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। नॉर्मली अब किसी पूछा जाए कि मिड पॉइंट क्या है, तो बच्चे जो है ना बिल्कुल बीच में नुक्ता लगा के बता देते हैं कि सर ये इसका मिड पॉइंट है, हालांकि ये तो इसका सेंटर पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट नहीं है। मिड पॉइंट का मतलब क्या है, इन स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के दरमियान ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे मिड पॉइंट है। तो आज हम आपको समझाना ये चाहते हैं डेफिनेशन के मुताबिक कि व्हेन वी आर इन द मिडिल ऑफ एन एक्शन, जब हम किसी एक्शन के मिड में हो, दरमियान में हो, यानी कि एक्शन तो हमने स्टार्ट कर दिया लेकिन अभी तक हमने इख्तिताम नहीं किया है। मिसाल ले लेते हैं, अपनी इसी क्लास की मिसाल ले लेते हैं कि देखिए हम ये क्लास तो स्टार्ट कर चुके हैं। अब चाहे क्लास स्टार्ट हुए हुए 2 मिनट हुए, 3 मिनट हुए, सही ना, 4 मिनट हुए, लेकिन स्टार्ट हो तो गया एक्शन, लेकिन अभी तक हमने क्लास को एंड नहीं करा। इसका मतलब है हम स्टार्टिंग और एंडिंग के कहीं दरमियान में। तो आप कहीं पे भी मिडिल ऑफ एनी एक्शन हो, आप किसी भी एक्शन के मिड में हो, तो इसका मतलब क्या है, वो एक्शन अभी कंटिन्यू है। देखिए ना, सिंपल सी बात है, क्लास हमने स्टार्ट तो शुरू कर दी है लेकिन अभी तक हमने खत्म नहीं किया। तो एक काम स्टार्ट हो चुका है लेकिन खत्म नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि वी आर इन द मिडिल ऑफ एन एक्शन, यानी हम उस काम के मिड में हैं कहीं पर। सही है। जैसे
एक और मिसाल ले लेते हैं हम कि यू सपोज कर लें कि आपने रनिंग स्टार्ट की। अब जब आपने रनिंग स्टार्ट की तो एक्शन शुरू तो हो गया लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ, तो आप कहां होंगे? बिटवीन द लाइन, यानी कि आप उस काम के उस एक्शन के दरमियान में होंगे। तो जब तक आपका एक्शन इन प्रोसेस है, जब तक आपका एक्शन कंप्लीट नहीं होता, तो वो कैसा एक्शन कहलाएगा? वो कंटिन्यूअस एक्शन कहलाएगा, वो कंटिन्यू एक्शन कहलाएगा। एक तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन वाली बात, ठीक है ना। अच्छा देखिए, अभी तक हमने आपसे कहीं नहीं कहा कि कंटिन्यूअस पहचानने के लिए आपको राह रही की बातें करनी पड़ेगी, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं जो कि बड़ा जेन्युइन कॉन्सेप्ट है, और वो जेन्युइन कॉन्सेप्ट क्या है? इट आल्सो टॉक्स अबाउट टेम्पररी एक्शंस। मिसाल के तौर पर मैं आपको यहां पे मिसाल देता हूं ये टेम्पररी एक्शन की। अगर कोई मुझसे पूछता है कि भाई व्हाट डू यू डू, सही, अब मुझसे अगर कोई सवाल करता है कि सर व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, अब मुझे दो जवाब देना एक्सपेक्टेड हो सकता है। मैं ये भी लिख सकता हूं कि आई टीच इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, और मैं ये भी लिख सकता हूं कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। अब आपसे हमारा सवाल यह है कि अगर दोनों आंसर्स में से आपको कोई एक आंसर चूज करना हो तो आप कौन सा करेंगे? देखें, आंसर्स दोनों ही सही हैं। आई टीच इंग्लिश भी कहा जा सकता है, आई एम टीचिंग इंग्लिश भी कहा जाता है, लेकिन अगर आपने आई टीच इंग्लिश यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस कह दिया आपने, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने आपको बताया भी था कि परमानेंट एक्शंस को जाहिर करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल किया जाता है। और अगर मैं कह देता हूं आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो मेरा ये कंटिन्यूअस कहना ये किस बात की अलामत होगा कि मेरा एक्शन कैसा है? वो टेम्परेरी है। और आप जानते हैं कि अगर मैं वाकई में एक टीचर हूं, एक प्रोफेशनल टीचर हूं, तो मैं कभी भी जवाब में आई एम टीचिंग इंग्लिश नहीं लिखूंगा, क्योंकि मेरा एक्शन टेम्परेरी नहीं है बल्कि परमानेंट है। तो मैं जब भी जवाब दूंगा, मैं क्या जवाब दूंगा? आई टीच इंग्लिश, यानी मैं हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में जवाब दूंगा, क्योंकि मेरा एक्शन जो है वो एक परमानेंट एक्शन है, एक प्रोफेशनल एक्शन है। हाँ, अगर ये एक्शन मेरा टेम्परेरी होता, भाई मिसाल के तौर पर कि अभी पढ़ा रहा हूं मैं, जब कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं वो काम शुरू कर दूंगा। तो लॉजिक क्या है? अगर मेरा एक्शन टेम्परेरी होता तो मैं जवाब में क्या लिखता? आई एम टीचिंग इंग्लिश। लेकिन जब तक मेरा एक्शन परमानेंट है तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगा? आई टीच इंग्लिश। तो मतलब इन शॉर्ट हम बता देते हैं आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब आपका एक्शन परमानेंट होता है, और कंटिन्यूअस का इस्तेमाल हम वहां करते हैं जहां पर हमारे एक्शंस कैसे होते हैं? टेम्परेरी होते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको ये तकरीबन दोनों ही डेफिनेशंस क्लियर हुई होंगी, सही है। अब हम थोड़ा फॉर्मूले पर फोकस कर लेते हैं। चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो, इन जनरल हमने एक टर्म बना दिया आपके सामने कि फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बस फर्क इतना है कि जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो आप इस एम आर का हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, और अगर पास्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? वॉज और वर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। इस तरीके से अगर आप नेगेटिव बना रहे हैं तो आप जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना पड़ता है आपको, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है चाहे पास्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से अगर आप इंटेरोगेटिव बना रहे हैं, सवालिया जुमला बना रहे हैं, सही है ना, तो उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब क्या करने पड़ते हैं? बाहर रखने पड़ते हैं, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगर डब्ल्यूएच क्वेश्चन कर रहे होते हैं हम, जैसे बाय, वेयर, हु, whom, whose, which, for whom, for what, from where, तो इस तरह के डब्ल्यूएच क्वेश्चन होते हैं, उसमें क्या होता है? WH के फौरन बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना लाजमी होता है, क्योंकि मैंने आपको पहली जो इंट्रोडक्टरी क्लास थी मैंने उसमें समझाया था कि अगर आप WH के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब को नहीं लिखेंगे तो फिर वो आपका सवाल नहीं रहेगा बल्कि क्या बन जाएगा? जवाब बन जाएगा। इसकी मैंने मिसाल आपको इंट्रोडक्टरी क्लास में दी थी, ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको ये फॉर्मूला भी समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा मैंने मिक्स करके इसलिए लिखा है कि ताकि जगह कंप्रेस हो जाए, जगह शॉर्ट जगह में काम चल जाए। तो इसलिए बताने का मकसद क्या है? फॉर्मूला बिल्कुल एक ही होता है, चाहे आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस बनाए चाहे पास्ट कंटीन्यूअस बनाए, सब्जेक्ट, वर्ब आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट का होना तो लाजमी है, और हेल्पिंग वर्ब जाहिर सी बात है मस्ट है। अब बस ख्याल ये रखना है कि अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो इज एम आर, और पास्ट कंटीन्यूअस है तो वाज वर। अच्छा, इज एम आर कहां लगते हैं, वाज वर कहां लगते हैं, वो भी मैंने आपको लास्ट की इंट्रोडक्टरी क्लास जो थी उसमें सब कुछ लिख के बताया था, ऊपर टॉप पे मैंने लिख के बताया था आपको, तो पुराने लेक्चर से देख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए
अब हम बात करते हैं किसके हवाले से कि जरूरी नहीं है कि रहा रही जुमला में आएगा तो आपका वो कंटिन्यूअस होगा, बगैर रहा रही के भी कंटिन्यूअस होते हैं। हम आपको एग्जाम्पल के जरिए से बताते हैं, तो थोड़ा मिटा देते हैं इसको। तो उम्मीद है आपको समझ में तो आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए अब हम आपको सेंटेंसेस देते हैं बनाकर, यहाँ पे लिखते हैं उर्दू में सेंटेंसेस लिखते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो उर्दू में गलत सी पहचान लेके चलते हैं कि रहा रही आएगा तभी वो टेंस कंटिन्यूअस होगा, बगैर रहा रही कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं, हम आपको बगैर रहा रही के तमाम टेंसेस बना के दिखाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूं कि उसने एक अच्छा परफ्यूम लगाया हुआ है। अब आप मुझे बताएं, उसने एक अच्छा परफ्यूम लगाया हुआ, इसका मतलब है मुसलसल खुशबू आ रही है ना। तो इसका मतलब है जब एक चीज मुसलसल हमें महसूस हो रही है तो इसका मतलब है वो एक्शन कैसा है, कंटिन्यू है। तो क्या मैं ये लिखूं कि उसने एक अच्छा परफ्यूम लगाया हो रहा है या लगा रहा है, या ऐसा बोला जाएगा? मतलब सेंस समझाने का ये। अब मैं कहता हूं भाई मैंने एक जो है ना अपर पहना हुआ है, सही ना। अब मैं कहता हूं भाई मैंने एक अपर पहना हुआ है। तो अब आप मुझे बताएं, ये मेरे जिस्म पे कंटिन्यू मौजूद है ना। तो जब एक चीज मेरे जिस्म पे कंटिन्यू मौजूद है तो क्या मैं ये कहूंगा कि मैंने एक अपर पहन रहा हूं, ऐसा बोलूंगा क्या मैं? मतलब बताने का सेंस ये है कि रहा रही का आना या ना आना ये मैटर नहीं करता। सेंस क्या होना चाहिए कि व्हेन वी आर इन द मिडिल ऑफ एनी एक्शन, कि हम किसी एक्शन के मिड में हैं कि नहीं, सही ना, या कोई एक्शन जो है वो इन प्रोसेस है कि नहीं, सही ना। अब जैसे मैंने ये अपर पहना हुआ है, इन प्रोसेस है, मैंने हाथ में मार्कर पकड़ा हुआ है, सही है। देखिए आप लिख सकते हैं यहां पे क्या कि मैंने हाथ में मार्कर पकड़ा हुआ है। अभी कहीं पे रहा रही का कोई वर्ड आ रहा है? मिसाल ले लें, इस कमरे में लाइट जली हुई है। अगर मैं कहता हूं कि इस कमरे में लाइट जली हुई है, सही। अब आप देख सकते हैं लाइट कंटिन्यू जली हुई है ना, क्या इसमें रहा रही आ रहा है? तो एक चीज जब कंटिन्यू जली हुई है या कंटिन्यू चली हुई है, सही है ना, तो वो क्या है, वो कंटिन्यू एक्शन तो है। तो उसमें रहा रही का होना या ना होना मैटर नहीं करता। मिसाल के तौर पर कहूं भाई फैन जो है वो लटका हुआ है, तो आप देखें अभी भी लटका हुआ है फैन। तो सेंस समझाने में क्या है, जैसे मैं लिख देता हूं यहां पे क्या कि फैन लटका हुआ है। अब आप देखें मुसलसल लटका हुआ है ना, तो हर वो चीज जो मुसलसल एक्शन में है, मुसलसल वर्किंग में है, तो वो कंटिन्यूअस तो है। तो उसमें रहा रही का होना या ना होना मैटर थोड़ी करता है, सही ना। इस तरीके से मैं कहूं भाई, अब मैं कहूं कि किताबें मेज पर रखी हुई हैं, तो आप मुझे बताएं कि किताबें उठ के भाग रही हैं क्या? भाई मुसलसल रखी हुई है ना, तो रखी हुई है तो इसका मतलब क्या है, वो कंटिन्यूअस वहीं पड़ी हुई है। तो जब एक चीज कंटिन्यूअस वहीं पड़ी हुई है तो वो कंटिन्यूअस टेंस ही होगा ना, वो कोई और टेंस थोड़ी हो सकता है। या जरूरी थोड़ी हमें कंटिन्यूअस दिखाने के लिए रहा रहेगा वर्ड लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं अपनी जगह पे खड़ा हुआ हूं, देखिए आपके सामने अभी भी खड़ा हूं, तो ये कंटिन्यूअस एक्शन तो है, ठीक है। तो सर के समझाने का आज मेरा मेन मकसद क्या है कि वो जो रहा रही का जो कॉन्सेप्ट है ना हमारा, वो आप लोग जो है ना वो थोड़ा अवॉइड करें कि रहा रही का होना या ना होना मैटर नहीं करता, सही। चले अब हम आपको बना के दिखाते हैं ये सेंटेंसेस। लिखा हुआ है उसने एक अच्छा परफ्यूम लगाया हुआ है। अब ही भी कह सकते हैं, उसे शी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हम शी कह देते हैं, तो शी इज अप्लाइंग अ नाइस परफ्यूम, सही। तो ये वाला सेंटेंस हो गया कि शी इज अप्लाइंग अ नाइस परफ्यूम। लेकिन अगर यही जुमला पास्ट का होता कि उसने एक अच्छा परफ्यूम लगाया हुआ था, ठीक है ना, तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते शी वाज अप्लाइंग अ नाइस परफ्यूम। यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस भी हो सकता है और पास्ट कंटीन्यूअस भी हो सकता है। मैं लिखा मैंने अपर पहना हुआ है, मैंने एक अपर पहना हुआ है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, आई एम वेयरिंग
एन अपर, ठीक है। अच्छा, अगर ये प्रेजेंट टेंस के बाद लिखूं पास्ट कंटिन्यूअस के मैंने एक अपर पहना हुआ था, तो क्या लिखेंगे, आई वाज वेयरिंग एन अपर, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हो सकता है और पास्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है। मैंने हाथ में मार्कर पकड़ा हुआ है, देखिए अभी भी कंटिन्यू मेरे हाथ में ही है, तो क्या लिख सकते हैं कि मैंने हाथ में मार्कर पकड़ा हुआ है, क्या लिखेंगे, आई एम, हाँ जी, आप पकड़ने के लिए क्या लिखते हैं, होल्डिंग का वर्ड भी लगा सकते हैं आप, सही है। तो आई एम होल्डिंग अ मार्कर इन हैंड, कि मैंने हाथ में एक मार्कर पकड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर थोड़ा साफ कर लेते, थोड़ा गंदा सा हो गया हाथ से मिटाने से, तो साफ कर लेते थोड़ा अच्छा लगता है। हाँ जी, तो क्या लिखा हमने यहाँ पे, होल्डिंग, कि आई एम होल्डिंग अ मार्कर। अगर ये पास्ट कंटिन्यूअस होता है कि मैंने एक हाथ में एक मार्कर पकड़ा हुआ था, तो फिर क्या लिखता, आई वाज होल्डिंग अ मार्कर इन हैंड या इन माय हैंड। इस तरीके से उस कमरे में या इस कमरे में लाइट जली हुई है, सही है। अब लाइट जली हुई है, अब ये देखिए ये भी कंटिन्यू एक्शन है, अभी भी देखा आपने, कमरा रोशन नजर आ रहा है, तो लॉजिक क्या कही जाएगी, इस कमरे में लाइट जली हुई है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लाइट इज लाइटनिंग। आप जानते हैं लाइट नाउन है और इसका जो वर्ब होता है वो लाइटन होता है, सही है। तो लाइट इज लाइटन और आईएनजी लगाना है तो क्या हो जाएगा, लाइटनिंग। तो लाइट इज लाइटनिंग इस कमरे में, तो हम क्या लिख देंगे, इन दिस रूम, सही। और अगर उस कमरे की बात होती तो हम लिख देते इन दैट रूम, सही। तो लाइट इज लाइटनिंग इन दिस रूम या इन दैट रूम। और अगर ये पास की बात होती कि इस कमरे में लाइट जली हुई थी, तो हम क्या लिख देते, लाइट वाज लाइटनिंग इन दैट रूम या इन दिस रूम, सही। आगे लिखते हैं फैन लटका हुआ है, तो हम क्या लिख देते हैं, हम लिख देते हैं फैन इज हैंगिंग, सही है, फैन लटका हुआ है। और अगर ये पास की बात होती तो हम क्या लिख देते हैं, फैन वाज हैंगिंग, कि फैन लटका हुआ था। ऐसे लिखा हुआ है किताबें मेज पर रखी हुई है, तो क्या लिखेंगे, बुक्स आर, हाँ भाई, रखने को क्या कहते हैं, हाँ जी, पुट माने रखना होता है, पुट का मतलब क्या होता है, रखना। लेकिन यहां पर किताबें मेज पर रखी हुई हैं, तो रखने के सेंस में हम क्या कहेंगे, हाँ जी, रखने से मुराद क्या कहेंगे आप, ठीक है जी। तो किताबें मेज पर रखी हुई हैं, बुक्स आर लेइंग या बुक्स आर प्लेसिंग ऑन द टेबल, यानी किताबें जो है वो मेज पर रखी हुई है। और अगर यही जुमला पास में होता तो हम लिखते थे क्या, बुक्स वर लेइंग ऑन द टेबल या बुक्स वर प्लेसिंग ऑन द टेबल। तो बताने का मकसद ये, देखें मैंने जितने भी सेंटेंसेस अभी आपके सामने बनाए, कहीं पर भी मैंने रहा रही का इस्तेमाल नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा कि रहा रही नहीं आता, बहुत सारे जुमले ऐसे होते हैं, जैसे मिसाल के बोलूं भाई, हम जो है वो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वी आर रिकॉर्डिंग द लेक्चर, तो रहा रही आता है। लेकिन सिर्फ ये कहना कि रहा रही आएगा तभी कंटिन्यूअस कहलाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सही ना। तो लॉजिक क्या है, हमने आपको सेंस समझाना था कि देखें कि सेंस क्या है, कि जो भी एक्शन इन प्रोसेस नजर आए, इन कंटिन्यूअस स्टेट में नजर आए, तो उसे हम कंटिन्यू बनाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि उसमें रहा रही आएगा तभी आप उसको कंटिन्यू बनाएंगे। और यही वजह है बहुत सारे बच्चे जो है एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वहां जो आपको ट्रांसलेशन दी जाती है वो कौन सी दी जाती है, उस तरह से होती है कि मैंने हाथ में मारकर पकड़ा हुआ है, सही ना, लोग अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। अब मिसाल पर मैं जुमला कह देता हूँ कि भाई तमाम लोग अपनी जगहों पर बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं इसका मतलब है अभी भी बैठे हुए हैं। तो अब देखिए मैंने ये तो नहीं कहा कि तमाम लोग अपनी जगहों पे बैठ रहे हैं, जरूरी नहीं है रहा रही आएगा तभी कंटिन्यूस होगा। अब मिसाल दे रहा हूं आपके सामने कि भाई तमाम लोग अपनी जगहों पे बैठे हुए हैं, तो ऑल द पीपल आर सिटिंग एट देयर प्लेसेस, तमाम लोग जगहों पे बैठे हुए हैं। अगर इसी को हम पास्ट में कहें तो क्या बोलेंगे, तमाम लोग अपनी जगहों पर बैठे हुए थे, ऑल द पीपल वर सिटिंग एट देयर प्लेसेस। तो बताने मकसद ये, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, रहा नहीं जो है वो आना मैटर नहीं करता, सही। अच्छा, आप जानते हैं कि हर सेंटेंस का असर्टिव भी है, नेगेटिव भी है, इंटेरोगेटिव भी है, डब्ल्यूएच भी है। तो मैं वन बाय वन एक एक करके आपको बताता हूं। देखें, अब मैं लिख देता हूं कि हमने, या जो फर्स्ट कर लें, ये कहें भाई फला बंदे ने जो है ना वो वॉच पहनी हुई है,
तो हम क्या लिखेंगे भाई कि ही इज वेयरिंग अ वॉच, सही। वैसे तो रिस्ट वॉच कहते हैं, रिस्ट का मतलब होता है कलाई, WRIST, रिस्ट होती है कलाई। तो हम क्या कहेंगे कि ही इज वेयरिंग अ रिस्ट वॉच, या अगर कोई वर्ड लिखा हुआ है कि उसने मेहंदी लगाई हुई थी, तो हम क्या लिखेंगे शी वाज अप्लाइंग मेहंदी, ठीक है। अगर नेगेटिव बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे शी वाज नॉट अप्लाइंग मेहंदी, और अगर इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या लिखेंगे कि वाज शी अप्लाइंग मेहंदी, क्या उसने मेहंदी लगाई हुई थी, सही ना। उसने कैसी मेहंदी लगाई हुई थी, हाउ वाज शी अप्लाइंग मेहंदी, कि उसने कैसी मेहंदी लगाई हुई थी, सही ना। या उसने क्यों मेहंदी लगाई हुई थी, व्हाई वाज शी अप्लाइंग मेहंदी। तो लॉजिक समझाने क्या है, जब भी आप WH क्वेश्चन बनाएंगे उसके फौरन बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना लाजमी होगा, ठीक है जी। तो होपफुली आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस समझ में आया होगा, डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, फॉर्मूला समझ में आए होंगे, और ये कुछ हमने एग्जांपल्स आपके सामने दिए हैं, ये समझ में आए होंगे। तो इंशाल्लाह ताला कल यानी जब भी आप फर्दर नेक्स्ट हम लेक्चर अपलोड करेंगे तो इंशाल्लाह वो परफेक्ट के लिहाज से करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट क्या होता है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझ में आता या कोई क्यूरी होती है, कोई सवाल होता है, कोई कंफ्यूजन होती है, तो आप बिना झिझक जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई, मैं हर चीज का आपको जवाब दूंगा, ठीक है जी। तो अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।